बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मार्वल की मूवीज़ देख रखी हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक कैरेक्टर है गैलेक्टस का। और अगर आपने फैंटास्टिक फोर मूवी देखी हुई है, काफ़ी अर्सा पहले ये मूवी आई थी, उसके अंदर सिल्वर सर्फर इस गैलेक्टस का जिक्र करता है कि ये जो गैलेक्टस है ये बेसिकली प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है, यानी कि आप कहें कि गैलेक्सीज खा जाता है, प्लैनेट्स खा जाता है और इस तरह से ये जो है ज़िंदा रहता है। वेल अमेरिका भी जो है ना वो भी एक गैलेक्टस ही है। किस तरह से? अमेरिका ने पूरे यूरोप के ऊपर एक दबाव डाला हुआ था और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कह रहा था कि आप अपने पूरे जीडीपी का, यानी कि हर कंट्री अपने अपने जीडीपी का एक ख़ास हिस्सा जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करे। जर्मनी बहुत ज़बरदस्त डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करता है, लेकिन अपने डिफेंस के ऊपर वो अपने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा जो है वो खर्च करता था। अमेरिका का कहना यह था कि नेटो इत्तेहाद के अंदर ज़्यादा खर्चा जो है वो मैं करता हूँ, यानी कि अमेरिका करता है। फोर्सेस जो है वो तुर्की को देनी पड़ती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन है नेटो इत्तेहाद के अंदर वो तुर्की की तरफ से आती है, अमेरिका की तरफ से नहीं आती। तुर्की अपनी फोर्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा नेटो इत्तेहाद के लिए जो है वो भेजता है। एनीवे, अमेरिका ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ पर यह दबाव डाला हुआ था कि आप अपना डिफेंस बजट जो है उसको इंक्रीज़ करें और अपने जीडीपी का, जिसके बारे में आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का जो जीडीपी है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो अपने जीडीपी का एक ख़ास हिस्सा जो है वो अपने दिफा के ऊपर लगाएं। जर्मनी ने पिछले साल एक ऐलान किया कि वो 109 बिलियन डॉलर्स जो है वो अपने दिफा के ऊपर खर्च करेंगे और ये 109 बिलियन डॉलर्स जो हैं ये उनके नॉर्मल डिफेंस बजट से अलग होंगे। लेकिन अब इन 109 बिलियन डॉलर्स की डिटेल जो है वो हमारे सामने आ रही है और ये डिटेल्स हमें कौन बता रहा है? ये डिटेल्स हमें जर्मनी की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं। मसलन जर्मनी के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो कि टैंक्स के पार्ट तैयार करती है। उस कंपनी का नाम है रैंक ग्रुप, RENK ग्रुप। उसकी जो CEO है उसका कहना ये है कि जितना भी ये 109 बिलियन डॉलर का बजट जर्मनी ने इंक्रीज़ किया, ये जो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने अपने डिफेंस के लिए खर्च करने हैं, उनमें से बहुत कम हिस्सा जो है वो जर्मनी के हिस्से में आ रहा है। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो तो अमेरिकन ले जाएंगे और इतने बड़े 109 बिलियन डॉलर में से जर्मनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत थोड़े पैसे मिलेंगे। जितनी भी डिफेंस की कंपनियां इस वक्त जर्मनी के अंदर काम कर रही हैं उनके लिए ये पैसा बिल्कुल फजूल है। ये पैसा जर्मनी के लोगों की हार्ड अर्न कमाई है, जिसको जर्मनी की गवर्नमेंट जो है, जो उनका इस वक्त नया चांसलर है, जैसा कि आपको पता है कि उनकी पहली जो चांसलर थी वो मर्कल थी, उसके बाद अब ये उनका एक नया चांसलर आया हुआ है, वो ये सारा पैसा अमेरिका की डिफेंस कंपनी को देने जा रहा है। अमेरिका ये बहुत देर से इन यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहा था कि आप अपना डिफेंस बजट ज़्यादा करें, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। लेकिन फिर जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका सारा स्टेज भी अमेरिका ने सेट किया हुआ था और CIA ने इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी कर रखी थी, उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखें तो यूरोप ने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ इस वक्त जितना भी पैसा खर्च कर रही है वो सारे का सारा अमेरिका जा रहा है। ज़्यादा हिस्सा उसका जो है वो अमेरिका जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया के अंदर आ रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं और यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं उनको इस बड़े हुए डिफेंस बजट में से बिल्कुल कोई हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा। और उसकी रीज़न एनालिस्ट इस वक्त ये बयान करते हैं कि अमेरिका और यूरोप के वेपन्स के अंदर जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एशिया के अंदर लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जहां पे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाया है, एशिया के भी कुछ कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मसलन आप देखते हैं कि ईरान जो है वो रशिया की मदद कर रहा है, अपने ड्रोन्स वगैरह सेल कर रहा है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल सेल कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की तरफ अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया ने रशिया को बहुत ज़्यादा आर्टिलरी शेल्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप साउथ कोरिया की तरफ देखें तो साउथ कोरिया ने पोलैंड को अपने फाइटर जेट्स जो है वो सेल किए हैं। ठीक है, वो प्रॉपर फाइटर जेट्स तो नहीं हैं, T-50 जहाज़ उन्होंने सेल किए हैं पोलैंड को, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया ने अपनी सेल तो बना ली। उसके अलावा साउथ कोरिया ने अपनी आर्टिलरीज जो हैं वो उनको सेल किया पोलैंड को। इससे पहले पोलैंड जो था वो जर्मन आर्टिलरी यूज़ किया करता था, तो साउथ कोरिया ने भी पोलैंड से बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। साउथ कोरिया ने अपने K2 पैंथर टैंक्स जो हैं वो पोलैंड को सेल किए हैं। K9 आर्टिलरी सिस्टम जो हैं वो पोलैंड को सेल किए हैं। पोलैंड के अलावा इस वक्त तुर्की भी ये K2 पैंथर टैंक्स जो हैं वो परचेज़ कर रहा है। बेसिकली वो अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहा है, लेकिन इसका सारा फ़ायदा जो है वो साउथ कोरिया को जाएगा। जितने T-50 जहाज़ पोलैंड परचेज करेगा साउथ कोरिया की डिफेंस इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। जितने K2 पैंथर टैंक्स बिकेंगे, जितने K9 आर्टिलरी सिस्टम्स बिकेंगे, फाइनेंशियल फ़ायदा साउथ कोरिया का होगा। उसके अलावा आपने देखा
कि जर्मनी के ऊपर पहले अपनी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था। जर्मनी का अपना टॉर्नेडो जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ था, बूढ़ा हो चुका हुआ था, तो जर्मनी ने अपने टॉर्नेडो जहाज़ों को रिप्लेस करना था। जर्मनी के ऊपर दबाव ये था अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से कि इन टॉर्नेडो जहाज़ों को आप यूरोफाइटर जहाज़ों के साथ जो है वो रिप्लेस करें। और जो आपने अपना न्यूक्लियर शेयरिंग का प्रोग्राम जो है वो अमेरिका के साथ एक साइन कर रखा है, जिसके तहत अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो जर्मनी ये ड्यूटी बाउंड है कि वो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो इस वक्त जर्मनी के अंदर पड़े हुए हैं वो रशिया के ऊपर फेंकेगा, या जिस भी जगह पे उन्होंने जो है वो फेंकने होंगे तो वो इन टॉर्नेडो जहाज़ों के ज़रिए से फेंकेगा। लेकिन अब टॉर्नेडो जहाज़ जर्मनी ने तब्दील करने हैं, तो इन टॉर्नेडो जहाज़ों की जगह पे पहले जर्मनी ये सोच रहा था कि हम अपने यूरोफाइटर जहाज़ इस्तेमाल करें, और जर्मनी की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री थी उसकी तरफ से भी दबाव था कि टॉर्नेडो की जगह पे आप जो जहाज़ चूज़ करें वो ये यूरोफाइटर हो, ताकि हमारे अपने लोगों को रोज़गार मिले, हमारा अपना कारोबार जो है वो फ्लरिश करे, हम उसमें से पैसा निकाल के R&D के अंदर लगाएं और उसके बाद जो है वो को और बेहतर जहाज़ बनाएं। लेकिन जर्मनी ने फैसला क्या किया? जर्मनी ने F-35 जहाज़ परचेज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के यूरोप की अपनी इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। उसके अलावा इस वक्त जो यूक्रेन के अंदर यूरोपियन असला इस्तेमाल हो रहा है, मसलन पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि जर्मनी के बने हुए लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं उनका यूक्रेन के अंदर कब्रिस्तान बन गया, तो उससे जर्मनी की अपनी टैंक्स की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो गई है, उसको बहुत बड़ा जो है वो धचका लगा है। उसके अलावा यूक्रेनियंस जो इस वक्त सारी कंट्री से असला जो है वो लेके इस्तेमाल कर रही हैं, उनका कहना ये है कि जर्मनी का जो असला है, फ्रांस का, इटली का जो असला है वो अमेरिकन असले का मुकाबला नहीं करता। कई जगहों पे यूक्रेनियंस ने ये बात की है। तो ये चीज़ जो है ये भी यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ख़ास तौर पे ये जो जर्मनी ने F-35 जहाज़ परचेज़ किया है ना अमेरिका से, इसके ऊपर जर्मनी के अंदर अवाम की तरफ से एक बहुत बड़ी आउटरेज जो है वो सामने आ रही है। तो अमेरिका इस वक्त गैलेक्टस बना हुआ है। गैलेक्टस तो सिर्फ एक इस वक्त मार्वल का कॉमिक कैरेक्टर है, लेकिन असल दुनिया के अंदर गैलेक्टस का किरदार अमेरिका अदा कर रहा है। और यूरोप को इस बात का अंदाज़ा भी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह भी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।